हाँ जी, तो आपके आज के करंट अफेयर्स 1 नवंबर 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर के बारे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी देखो, सबसे पहले न्यूज़ क्या है उसके बारे में बता दूँ कि आज से आरबीआई आपका टेस्ट प्रोग्राम लॉन्च करने लगा है इसी चीज़ के बारे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बारे। अब आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है क्या? देखो, जब से दुनिया में आपकी क्रिप्टो करेंसी पॉपुलर हो रही है, क्रिप्टो करेंसी ज़्यादातर कंट्रीज़ या गवर्नमेंट्स इसे लीगल नहीं मानती या इसे एज़ अ अ, लीगल मोड ऑफ एक्सचेंज नहीं मानती। लीगल मोड ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? जैसे हमारे देखो जो रुपए के नोट हैं, आप रुपए के नोट कभी भी किसी के पास भी लेके जाओगे, आप उसे लेट्स सपोज़ ₹10 देते हो और उसके बदले उससे 10 की चीज़ ले सकते हो, ठीक है? तो आपका एक्सचेंज हो गया ना, तो करेंसी का काम है आपको हेल्प करना, जो आप खरीदना या बेचना चाहते हो वो करेंसी में हो जाए। अब जब से ये क्रिप्टो करेंसीज़ आई हैं, देखो जो ओरिजिनली क्रिप्टो करेंसीज़ ये बिटकॉइन और ये सारी चीज़ें जब बनाई गई हैं ना, इनका जो ओरिजिनल आइडिया है, वो ये था कि हम अभी जितनी भी दुनिया भर में करेंसीज़ हैं, ये सारी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हैं, तो एक नॉन गवर्नमेंट कंट्रोल्ड करेंसी बनाएँ। तो ये बिटकॉइन और ये सारी चीज़ें तभी शुरू हुई थी और उन्हीं लोगों के द्वारा शुरू की गई थी जिन्हें ये गवर्नमेंट का कंट्रोल पसंद नहीं है चीज़ों के ऊपर। पर गवर्नमेंट्स कभी भी ये होने नहीं देंगी। देखो, गवर्नमेंट की बात सिटीज़न जो हैं वो सिर्फ़ 2 चीज़ों के ऊपर ख़ासकर मानते हैं। एक, गवर्नमेंट के पास डिफेंस पावर्स हैं, पुलिस गवर्नमेंट की है, आर्मी गवर्नमेंट की है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कोई भी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन भी उठा सकती है। गवर्नमेंट की बात मानोगे ही मानोगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ऐसा क्यों? क्योंकि अपने आप में करेंसी नोट्स की कोई वैल्यू नहीं है। अपने आप में तो वो कागज़ ही है ना, ठीक है? बस उस कागज़ के ऊपर लिखा होता है कि एक प्रॉमिस किया जा रहा है कि आपको मार्केट में जितने का ये नोट है, लेट्स सपोज़ ₹10 का नोट है या 2000 का नोट है, आपको इतनी वैल्यू मार्केट में दिला दी जाएगी। ये सरकार की गारंटी है, एक कागज़ के ऊपर सरकार ने लिख के दे दिया है। ठीक है? आप या मैं लिख के देंगे, हमारे इस कागज़ को कोई नहीं मानेगा। ठीक है? मैं आपको 2000 लिख के दे दूँ, आप किसी भी दुकान पे जाओ, कोई क्यों मानेगा कि ये कौन है, किसने लिख के दिया है? मैं क्या करूँ इस 2000 का? तो इस चीज़ के चलते हुए गवर्नमेंट्स कभी भी ये जो क्रिप्टो करेंसीज़ थी, बिटकॉइन और ये सारी, ये तभी इन्हें डिसेंट्रलाइज़्ड करेंसीज़ बोला जाता था। डिसेंट्रलाइज़ का मतलब है जिन्हें कोई भी एक सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं करता, डिसेंट्रलाइज़्ड है। ठीक है? तो ये काम कैसे करते हैं ये क्रिप्टो करेंसी? देखो, क्रिप्टो करेंसी का अपने आप में सबसे पहले मतलब क्या है? क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो का मतलब है ये कंप्यूटर में कोडेड है। तो ये सिर्फ़ डिजिटल फ़ॉर्म में एग्ज़िस्ट करेगी, इसका कोई भी फ़िज़िकल रूप नहीं है। ठीक है? ये सिर्फ़ डिजिटल करेंसी में एग्ज़िस्ट करेगी। अब आप कहोगे ये तो ऑलरेडी हम जैसे जो यूपीआई, गूगल पे आप सबको ये यूज़ कर रहे हो, वो भी तो डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस ही हैं। डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस और डिजिटल करेंसी में फ़र्क होता है। डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस में मनी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है? एक जगह से दूसरी जगह। डिजिटल करेंसी में एक अलग से लेट्स सपोज़ पूरा का पूरा, जैसे आपके पास कोई भी नोट होता है, नोट के ऊपर हमेशा कोई ना कोई उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नंबर लिखा होता है ना उसके नोट के टॉप पे, ठीक है? लेट्स सपोज़ XYZ 1 2 3, इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर एक यूनिक नंबर है इस वाले नोट का। ये यूनिक नोट अगर आपने किसी को दिया, अब वो कोड का नोट उसके पास है, अब आपके पास नहीं है। तो अलग है ना, एक यूनिक नोट है। डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस का कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, वो पैसा एक जगह से बस दूसरी जगह आ गया। डिजिटल करेंसी जब बनेगी, जैसे ही आपका बिटकॉइन ही लगा लो। बिटकॉइन मतलब ये बिटकॉइन ने ही ये दुनिया में आइडिया पेश किया है, चाहे अब हम बिटकॉइन को इलीगल करने लगे हैं, पर बिटकॉइन से आइडिया ज़रूर आया है। इसमें होता क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।
ब्लॉकचेन में क्या होता है कि देखो जितने भी आपके ट्रांजैक्शन के यूनिट्स हैं, ठीक है, आपकी हर जगह एक लेजर, आपकी गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके लेजर मेंटेन करेगी। ठीक है, ये लेजर क्या होता है, लेजर का मतलब होता है खाता किताब हो गई एक तरह से। इसमें क्या होगा, देखो जब भी आरबीआई एक नया सिक्का इंसर्ट करेगा, वो किसी ना किसी को सिक्का इशू करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज इस पर्सन को सबसे पहले सिक्का इशू किया, तो इसके पास एक यूनिक डिजिटल करेंसी में सिक्का आ गया जिसका कोड होगा कुछ ना कुछ 12 XYZ 12। अब इस पर्सन ने कोई ट्रांजैक्शन की और इस सिक्के की कुछ वैल्यू, ये पूरा सिक्का किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो अब ये यहाँ पे इसके लेजर में आ जाएगा कि लेट्स सपोज ये ए पर्सन था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। इसके लेजर में आ जाएगा कि इसे पैसे आए हैं ए से, इसे पैसे आए हैं, ठीक है, XYZ 12 नोट इसके पास आ गया। और इसके लेजर में आ जाएगा कि इसने, ए ने सी को पैसे भेज दिए। अब सी ने बाद में कभी बी को पैसे भेजे, इसके लेजर में ये चीज लिखी होगी ऑलरेडी कि पैसे किसके पास गए। तो ये क्या होगा, इससे एक प्रॉपर लेजर मेंटेन होता है, हर के नोट कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। इससे जो आपकी करप्शन है वो अपने आप कंट्रोल करने में आसानी होगी। एक तो करप्शन, क्योंकि हर पैसा पता होगा कहाँ जा रहा है। दूसरी चीज, आपके जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, लोगों के बैंक अकाउंट से लोग पैसे निकाल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, वो सारा लेजर के ऊपर आ रहा होगा कि ये नोट इससे इसके पास चला गया। तो उसे तुम सारा का सारा ट्रैक कर सकते हो कि अच्छा ए से सी गया था, सी से बी गया, बी से डी आया, डी से एक्स चला गया, एक्स से किसी और के पास। तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड ट्रेस हो सकता है, तो पता चल जाएगा कि अच्छा इस पर्सन ने फ्रॉड किया है और इसने पैसा यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो हम वहां पे, जहाँ पे ट्रांसफर हुआ है वहां पे जाके लोगों को अरेस्ट कर पाएंगे। तो ये फ्यूचर है टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन। इसमें क्या होता है, ब्लॉकचेन काम कैसे करती है, ये तो मैं आपको ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूँ, ये पीछे कैसे काम करती है, ये लेजर कैसे काम करता है, ये हमारे फोन में नहीं कोई लेजर बनेगा ऑब्वियसली, नहीं तो हर बंदा ही देख लेगा इससे पहले ये करेंसी किसके पास थी। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारी जगहों पे आपके सर्वर जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल सर्वर्स यूज होते हैं। और ये सारे सर्वर, जब एक सर्वर से दूसरी सर्वर पैसा भेजा जाता है, रिकॉर्ड सब में अपडेट होता है कि ये पैसा यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, चाहे ट्रांजैक्शन ये इस सर्वर ने इस सर्वर को की है, MNO सर्वर ने ट्रांजैक्शन की है IJK को, ठीक है, ये सर्वर्स हैं, इसके आगे यूजर किसी को पैसे गए होंगे, यहाँ कहीं से आए होंगे, पर इन सब की अपनी एक किताब होगी जिस सबके अंदर इस, ये जो इधर पड़ा हुआ है ये एक और ABC, ये एक सर्वर है, इसके अंदर भी ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, क्योंकि MNO ने ledgers भी क्यों रखे जा रहे हैं सर्वर्स के अंदर। इससे ये भी फायदा होता है कि देखो कोई भी अगर आपके अकाउंट में हैक करके आपने सपोज OTP या कुछ नहीं भी दिया, हैक भी हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, और आपके बैंक अकाउंट से पैसे वैसे चोरी करने की अगर कोई कोशिश करेगा, ऐसा अगर कोई हैक करेगा, तो ये सर्वर बाकियों से वेरीफाई करेगा कि आपके पास भी ऐसी कोई रिक्वेस्ट आई है आपके लेजर में भी। अगर किसी भी एक सर्वर के पास ऐसे रिक्वेस्ट नहीं आई होगी, तो इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन फ्रॉड हो रही होगी, क्योंकि एक टाइम पे सारे सर्वर्स को हैक मारना बहुत मुश्किल है। तो एक भी सर्वर अगर हैक नहीं हुआ, तो यानी कि साथ के साथ ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगी। तो ये फ्रॉड और ये सारी चीजें बचाने के लिए हमें काफी ज्यादा काम आएगा। ठीक है, यही सोच के हम ये पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज से RBI होलसेल अभी ट्रांजैक्शंस के अंदर इसकी टेस्टिंग शुरू करेगा, और कुछ ही टाइम में फिर रिटेल ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी हम टेस्टिंग करके देखेंगे, और फाइनली फिर हम इसे इंडिया के अंदर लॉन्च करेंगे। इससे सरकार को भी फायदा है, देखो, क्योंकि नोट प्रिंट करने का खर्चा बच जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ भी सस्ती पड़ जाएगी। उसके बाद क्योंकि नोट लॉन्ग टर्म में डिप्लीट भी होते रहते हैं, इसलिए उन्हें बदलना पड़ता है, उसके बाद उनकी ट्रांसपोर्टेशन इंश्योर करनी पड़ती है, तो एक सस्ता तरीका पड़ेगा। तो शायद आने वाले टाइम में देखो, जैसे हमारे यहाँ पे UPI फ्री है, ठीक है, आप जो इस टाइम कहीं पे गूगल पे, पेटीएम कुछ भी करते हो, ये ट्रांजैक्शंस अभी फ्री हैं। पर अगर आप ATM से पैसे निकालने जाते हो, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हर मंथ फ्री हैं, उसके बाद वो पेड हैं सारी की सारी।
तो वो इसलिए पेड है क्योंकि उनके पीछे जो सर्विस लगती है वो अपने आप में कॉस्टली है। तो अगर हम ऐसी चीज पे शिफ्ट कर पाएंगे, वो कहीं ना कहीं अपने आप ही चीज की कॉस्ट पे हम इन चीजों को यूज कर पाएंगे या ऑलमोस्ट फ्री ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। कोई भी डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट सेकंड आपका जो करंट अफेयर है वो है कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के बारे। देखो, जो आपका न्यूज थी, बेसिकली ये रिपोर्ट आई है कि पिछले 3 महीनों में इंडिया की जो कोर इंडस्ट्रीज हैं वो अच्छा ग्रो की कर रही हैं। तो एक अच्छा साइन है कि हाँ, जहाँ पे बाकी सारी दुनिया बात कर रही है कि दुनिया भर में रिसेशन आने वाला है, जॉब लॉस होने वाली है, ठीक है, वहीं पे इंडिया बेटर प्रिपेयर्ड दिख रहा है कि हमारा सेक्टर्स ठीक ठाक रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ऑब्वियसली जहाँ पे बात आती है एक्सपोर्ट्स की, वो सेक्टर्स आपके गिर रहे हैं, पर जो हमारी अपनी खुद की ग्रोथ के सेक्टर्स हैं वो ठीक ठाक रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो उसे एक मेजर करने का बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, हमने एक, सरकार आपके इंडेक्स निकालती है हर महीने, वो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हमारी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन किस लेवल पे चल रही है, कितनी वैल्यू का वो सामान बना रहे हैं और बेच रहे हैं। देखो, जितनी तेजी से सामान वो बना रहे हैं यानी कि उतनी तेजी से वो बिक भी रहा होगा। ठीक है, दोनों चीजें मेजर कर लो, कितना बन रहा है कितना बिक रहा है। अगर सामान का फ्लो लगातार बना हुआ है, सामान बन भी रहा है बिक भी रहा है, तो यानी कि आपकी इंडस्ट्री और ज्यादा, कंपनीज को और इन्वेस्ट करना पड़ेगा और प्रोडक्शन लाइन बढ़ानी पड़ेगी और ग्रो करना पड़ेगा। तो ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये इंडेक्स जो है ये बताता है कि आपकी इंडस्ट्रीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं। अब ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके ऊपर बाकी सारी इंडस्ट्रीज भी डिपेंड करती होती हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज को हम रेफर करते हैं कोर इंडस्ट्रीज। इंडिया में 8 इंडस्ट्रीज को ये स्टेटस दिया हुआ है कोर इंडस्ट्रीज में है। और ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसके अंदर 40% वेटेज सिर्फ ये 8 इंडस्ट्रीज की है, 8 इंडस्ट्रीज की कैटेगरीज की है। बाकी सारी की सारी जो 60% पीछे जो वेटेज बची है वो बाकी सारी उनकी है। ठीक है, तो 8 इंडस्ट्रीज 40%, तो ऑब्वियसली अगर ये 40%, ये 8 सेक्टर की इंडस्ट्रीज डूब रही होती हैं तो इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अपने आप गिरने लग जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सी आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो सब कुछ हम देखते हैं। देखो, आपकी लिस्ट अगर मैं बताऊं, लिस्ट में तो है नेचुरल गैस, कोल, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील एंड फर्टिलाइजर। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो बाकी चीजों में यूज होती है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों, अगर इन दोनों की डिमांड अच्छी चल रही है यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा चल रहा है। ठीक है, अगर आपकी स्टील की डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, सीमेंट की डिमांड और आपके और रिफाइंड, ये सारी चीजों की, तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में इन सबका यूज होना है तो वो अच्छा चल रहा है। ठीक है, जनरली आपके ये रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, ये सब कुछ, तो आपकी गैस की डिमांड बढ़ रही है, तो जो चीज़ें, जो इंडस्ट्रीज जिन्हें कोल चाहिए या ऑयल चाहिए वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो इनडायरेक्ट एविडेंस होता है कि इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, कैसा कर रही हैं। अब इन सबको भी, अगर ये 40% में भी मैं बात करूं, इन 40% में सबको बराबर वेटेज नहीं दी हुई। ठीक है, इस 40% का 100% मान के चलो कि इसमें से किसे कितनी मिली है। सबसे ज्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री जिसे 28% वेटेज है, फिर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री 19.85, स्टील इंडस्ट्री 17.92, कोल इंडस्ट्री 10.33, क्रूड ऑयल इंडस्ट्री 8.98, नेचुरल गैस इंडस्ट्री 6.88, सीमेंट इंडस्ट्री 5.37 और लास्ट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री 2.63%। देखो, ये आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है अरेंज करने का कि सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, कब सबसे कम किसकी है, इन्हें अरेंज करो। तो आपको ये सीक्वेंस याद करना जरूरी है, सबसे ऊपर कौन आता है और सबसे नीचे कौन आता है। ठीक है, तो ये 100%, अगर मतलब वो 40% को 100% मान के चलोगे, सबसे ज्यादा वेटेज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को है, उससे कम इलेक्ट्रिसिटी, और मतलब सबसे नीचे फर्टिलाइजर्स है। ठीक है, थर्ड करंट अफेयर जो है आपका वो है इंडिया टू कट शुगर एक्सपोर्ट्स बाय 20%।
देखो लास्ट ईयर जो हमारी अब शुगर की क्रॉप हुई थी वो बम्पर क्रॉप हुई थी, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमने की। वैसे यूजुअली हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं क्योंकि ब्राजील हमसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर जाता है, पर लास्ट ईयर थोड़े से मार्जिन से हमने ज़्यादा प्रोड्यूस किया। तो इससे बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेड था शायद आने वाले टाइम में इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स शुगर में बढ़ाएगा, पर इसका रिवर्स इफेक्ट हो रहा है। हम हमारी सरकार अगले 1 साल के लिए सितंबर 2023 तक आपकी शुगर का एक्सपोर्ट कम करने वाली है 20% से। ठीक है, अब ऐसा क्यों, हम शुगर क्यों एक्सपोर्ट नहीं कर रहे? देखो हमें उम्मीद है कि इंडिया के अंदर ना बायोफ्यूल की डिमांड बढ़ेगी। अब ये बायोफ्यूल्स क्या है? बायोफ्यूल्स ये होते हैं कि जब आपके जो ऑर्गेनिक मैटर यूज करके भी हम ये तेल और तेल के सारे प्रोडक्ट्स बना सकते होते हैं। तो हम पेट्रोलियम के साथ इस टाइम आपकी मिक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, 15% के करीब हमारा मिक्सिंग टारगेट है। तो ये जो है इसका जो बायो मतलब जो पेट्रोल हम क्रूड ऑयल से बना रहे हैं उसके अंदर हम बायोफ्यूल्स मिक्स कर रहे हैं ताकि हमारा खर्चा कम हो जाए, वो कम हो जाए। तो हम इसे और बढ़ाने की सोच रहे हैं अगले 1 साल। अगर तेल के दाम ऐसे ही महंगे होते रहे तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपना ऑल्टरनेटिव सोर्स भी बढ़ाते जाएं। तो इसलिए जो हमारी एक्सेस की शुगर है कि इंस्टेड हम किसी कंट्री और को दें, हम इस चीज़ की तरफ फोकस करना चाहते हैं कि हम अपना बायोफ्यूल प्रोडक्शन बढ़ा लें। ठीक है, जिससे हमारा फिर इंपोर्ट का बिल और कम हो जाएगा। ठीक है, जनरल फैक्ट्स इंडिया के बारे में बताऊं, शुगर एक्सपोर्ट आज तक ज़्यादातर इंडिया में अनरेगुलेटेड ही रही है। इसका एक्सपोर्ट जिसे करना चाहते कर सकते थे। ठीक है, बस लास्ट ईयर पहली बारी सरकार ने लिमिट लगाई थी कि आप कितना एक्सपोर्ट कर सकते हो। इस साल फिर से वो लिमिट है, पर ये लिमिट भी सारी कंट्रीज के ऊपर नहीं है। देखो इसके अंदर अभी बता दूं, जैसे अभी जो 20% ये कट है और ये लिमिट है, ये आपकी यूएसए, ईयू, यूरोपियन यूनियन, इनके ऊपर ये लिमिट नहीं लगाई हमने क्योंकि ये हमारी मेन मार्केट्स है और काफ़ी हाई पेइंग मार्केट्स हैं। इस कारण हमने इनके ऊपर लिमिट नहीं लगाई है। बाकी कंट्रीज के ऊपर हमने लिमिट लगाई है। ठीक है, और खासकर जो हमारे कस्टमर्स हैं इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया, यूएई, इन सबको भी हम बिना लिमिट के देने वाले हैं। पर और जो अगर कोई कंट्री डिमांड करती है बाकी कंट्रीज, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हमसे भी खरीदती हैं, ब्राजील से भी खरीदती हैं, तो उनके ऊपर सबके ऊपर लिमिट है। बस जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं और जो यूएसए और यूरोपियन यूनियन वो भी हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, बस इनके लिए हमने कोई लिमिट नहीं लगाई। इसके बाद एक और इंडिया के लिए फैक्ट, इंडिया दुनिया का, चाहे हम बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी लास्ट ईयर बन गए थे, लास्ट क्रॉप सीजन में हम बिगेस्ट कंज्यूमर भी हैं शुगर के। सबसे ज्यादा शुगर इंडिया ही कंज्यूम करता है। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखना। नेक्स्ट है ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी का जनरली मैप के बारे, ये आसपास आपने ये सारे मैप को स्टडी करके ये सारी कंट्रीज बेसिकली हुआ क्या है। रशिया ने, क्योंकि जब से यूक्रेन यूक्रेन ना आपका बहुत ही मेजर सप्लायर है दुनिया में, सॉरी, वीट का, दुनिया में वीट का मेजर सप्लायर रहा है यूक्रेन। पर रशिया ने, क्योंकि ये नीचे वाले ज्यादातर एरिया पे कब्जा कर लिया था, तो यहाँ से रशिया क्या कर रहा था, यूक्रेन की क्रॉप्स इंटरनेशनल मार्केट में बिकने नहीं दे रहा था। ये ओडेसा जैसे पोर्ट से जा रही थी, पर अपनी नेवी यूज करके वो सारे ब्लॉकेट्स लगाता था कि कुछ भी बाहर आने जाने नहीं देना यूक्रेन से। अब हुआ क्या है, रशिया की यहाँ पे नेवी पार्क थी, एक्टिवली इंगेज नहीं थी। क्रीमिया यहाँ पे क्योंकि रशिया का कब्जा है, यहाँ पे उनकी नेवी थी। तो हुआ क्या है, यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया इनकी इस नेवी के ऊपर जो यहाँ क्रीमियन पेनिनसुला में खड़ी हुई थी। अब इससे रशिया नाराज होके, रशिया देखो जो जितने भी रशिया के अपने ऊपर हमले हो रहे हैं, रशिया डायरेक्टली रिटालिएट करने की जगह इनडायरेक्टली और चीजों से रिटालिएट कर रहा है। जैसे यहाँ पे जो क्रीमियन ब्रिज था इसके ऊपर जब हमला हुआ, इसके बाद अब यूक्रेन के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बिजली के, पानी के, सबके ऊपर हमला किया जा रहा है क्योंकि वो उनके विंटर्स बहुत मुश्किल करना चाहते हैं। जैसे कल जो यूक्रेन की कैपिटल है कीव,
वहाँ कैपिटल पे वाटर सप्लाई के ऊपर हमले हुए और 80% से ज़्यादा शहर के पास ड्रिंकिंग वाटर का कोई सोर्स नहीं बचा। ठीक है, तो वो अभी रिस्टोर करने की कोशिश तो ऑब्वियसली लगे हुए हैं, पर वही बात है, जैसे-जैसे विंटर आएगी और अगर यही चलता रहा, यूक्रेन के लिए हालात बुरे होने वाले और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सब कुछ पे हमला कर रहा है रशिया इस टाइम, ताकि यूक्रेन के सिटीजन्स का बुरा हाल हो जाए। उसके प्रेशर में सरकार को वहाँ पे पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़े और सरकार का वॉर से ध्यान हटने लगे, ठीक है? और रशिया वापस ग्राउंड गेन कर सके। क्योंकि जितना यूक्रेन को साँस लेने का टाइम मिल रहा था, वो हमने देखा ही है कि उन्होंने कई टेरिटरीज़ वापस जीत ली, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़। ये ब्लैक सी के आस-पास जो कंट्रीज़ पड़ती हैं, देखो टर्की इस साइड पे, ग्रीस पड़ जाता है। सॉरी, ग्रीस दूर पड़ जाता है, ग्रीस इसमें नहीं है, यहाँ ये टर्की का ही दूसरा हिस्सा है, इस्तांबुल इस साइड को है। इसके बाद बुल्गारिया, ठीक है, यहाँ रोमेनिया पड़ गया, ठीक है। इसके बाद ये आपके यूक्रेन की ही यहाँ टेरिटरी है, मोल्डोवा लैंडलॉक्ड है, ठीक है। फिर यूक्रेन आ गया और फिर रशिया और यहाँ पे जॉर्जिया। ये सारे के सारे, बाकी इस मैप के अंदर ये सारी जितनी रिवर्स हैं, इसे भी एक बार स्टडी कर लेना, क्योंकि ये एरिया लगातार करंट अफेयर्स में बना रहता है। तो सी हो गया, स्ट्रेट हो गए, रिवर्स हो गई, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई केप हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ के रखना, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? इससे यहाँ से निकलने के लिए जो रास्ता है, आगे जाके मेडिटेरेनियन सी खुलता है, तो यहाँ पे 2 संकरे रास्तों से क्रॉस करना पड़ता है, एक है बॉस्फोरस और दूसरा है डार्डेनल्स। ये 2 छोटे-छोटे से संकरे रास्ते हैं, बॉस्फोरस खुलता है सी ऑफ मरमरा में, सी ऑफ मरमरा खुलती है आगे डार्डेनल्स, पतला रास्ता, और फिर एजियन सी, ये मेडिटेरेनियन सी से ही आगे जुड़ता है, वो मेन वही है, ठीक है? तो कभी आपको ये बॉस्फोरस या डार्डेनल्स भी आ सकते हैं, ये भी आ सकता है कि ये किसके कंट्रोल में है। देखो ये दोनों के दोनों टर्की देश के बीच में ही पड़ जाते हैं, क्योंकि टर्की इस साइड पे भी है, टर्की इस साइड पे भी है। इसलिए ये दोनों के ऊपर ना इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है कि ये दोनों टर्की के जुरिस्डिक्शन में है। तो टर्की जब चाहे यहाँ पे ये रास्ते खोल या बंद कर सकता है, ठीक है? और किसी भी कंट्री को यहाँ से आने-जाने से मना कर सकता है, ठीक है? तो ये वॉर के स्टार्टिंग से जैसे यूक्रेन रिक्वेस्ट कर रहा है टर्की से कि ये सारे रास्ते बंद कर दिए जाएँ अ, रशिया की न नेवी के लिए, पर वो अभी फुली बंद नहीं है, बस लिमिटेड सेंस में। जब आपके वॉर के हथियार जो जा रहे हैं, वो सारे रास्ते बंद कर दिए। इसलिए भी रशिया की नेवी ज़्यादा एक्टिव नहीं है इस टाइम, क्योंकि सप्लाईज़ कम हुई हुई हैं उनके लिए। पर स्टिल लैंड के रास्ते से वो अपनी सारी सप्लाईज़ मंगवा सकते होते हैं, ठीक है? क्योंकि रशिया यहाँ पड़ता था ही। क्लियर है? तो ये था ये वाला लेक्चर करंट अफेयर्स का।